जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करते हैं भाई आप सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और भाई अपनी तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी जीडी 2025 आरडब्ल्यू न्यू बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें से दोस्तों आप लोगों ने कल की क्लास को जरूर देखा होगा। तो कल हमने हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया था। हिस्ट्री की जितनी भी हमारी क्लासें हुई थी, यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार आप प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी क्लासों को जरूर देख लीजिएगा। हर एक वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो आप जाके देख सकते हो। तो आज एक हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है दोस्तों भूगोल। आज हम भूगोल के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। आज से हमारा भूगोल का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और हमारा जो हिस्ट्री का चैप्टर था वो दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट भी हो गया है। आज हम भूगोल में आपसे हिस्ट्री ज्योग्राफी के 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, विद व्याख्या सहित आपको क्वेश्चंस बताएंगे। और 1 से लेकर 30 तक आज के इस वीडियो में मैंने प्रश्न रखे हैं आप सभी लोगों के लिए, और बाकी के जो क्वेश्चंस बने हैं उनका हम पेज बाय पेज कंप्लीट सॉल्यूशन करते रहेंगे। और आप लोगों में से एक भाई ने कमेंट भी किया था कि सर पॉलिटिकल भी करा दें, पॉलिटी की भी स्टार्ट कर दें। तो लेकिन भाई पॉलिटी भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन यदि मैं बुक को थोड़ा सा क्रम से लेके चलेंगे तो आपको वीडियो को ढूंढने में आसानी रहेगी। तो क्रम से चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और यदि किसी को भी स्पेशल क्लास अलग से देखनी है, जैसे स्टैटिक्स जीके देखना चाहते हो, या आप साइंस देखना चाहते हो, या आप पॉलिटी की क्लास देखना चाहते हो, तो उस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो अलग से बना रखी है। तो वो आपको प्लेलिस्ट में, जो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सामान्य अध्ययन की बुक है, उस पर मैंने चैप्टर वाइज सभी वीडियोज आपकी करवा रखी हैं, तो आप जाके वहाँ से भी देख सकते हो। उसमें आपको मैंने थ्योरी भी बताया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो वहाँ से भी अभी आप जाके फिलहाल में प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम भूगोल को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपका पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। भूगोल के बाद आपकी पॉलिटी ही स्टार्ट की जाएगी। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट के अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले हम भूगोल के चैप्टर को आज से करेंगे स्टार्ट। तो जैसा कि दोस्तों आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो भाई भारत का भूगोल सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों भारत के भूगोल के बारे में। तो अध्याय दोस्तों हमारा 2 है। अभी हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम विश्व के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम भारत का भूगोल वाला चैप्टर अभी हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, सेशन को करते हैं स्टार्ट। और भाई वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी साथी क्लास में जुड़ सकें। और भाई क्लास का समय आप सभी को पता है कि रोज़ाना हमारी जो क्लास का समय रहता है वो रात को 8 बजे दोस्तों हमारी क्लास होती है, ठीक है। तो आप सभी साथी 8 बजे एसएससी जीडी बुक सॉल्यूशन की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो पहला क्वेश्चन भाई आपका ज्योग्राफी का आपके सामने आ चुका है, पढ़िएगा और आंसर करेंगे। और ये क्वेश्चन अभी आपका जो लेटेस्ट एसएससी जीडी का जो फरवरी 2024 में एग्जाम हुआ था, वे सभी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है और एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय भी बना रहता है। तो वो आप सभी जानते हो कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश है जो हमारा भारत का पड़ोसी देश है, तो वो है आपका पाकिस्तान। तो आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान जो ये भारत के पश्चिम में स्थित है, हालांकि ये पड़ोसी देश भी है। और ये दोस्तों अक्सर भू राजनीतिक, अब भाई भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है। तो ये भू राजनीतिक वर्ड क्यों दिया है, तो वही आपका मामला है जम्मू कश्मीर वाला। तो ये भाई अपनी ज़मीन को हड़पने के लिए इसका दोस्तों जो शुरू से रहा है, तो इसके लिए वही क्या है, भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है। तो ये आपका हो जाएगा पाकिस्तान। और आप सभी जानते हो कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है, तो आगे इसमें पॉइंट में दिया भी गया है कि भारत तथा पाकिस्तान की जो बीच की रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। जो भारत और पाकिस्तान की बीच की जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है, इजी है लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन यदि आपको ये क्वेश्चन तो याद ही है कि रेड क्लिफ रेखा है, लेकिन इसकी लंबाई आप लोगों में से बहुत ही कम कैंडिडेट्स को याद होगी, तो लंबाई आपको याद रख लेनी है। तो रेड क्लिफ जो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है, इसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर आपसे लंबाई भी पूछ सकता है। भारत के 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ये सीमा जो है पाकिस्तान की लगती है। पाकिस्तान की जो सीमाएं हैं वो उसमें से कौन कौन से जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य हैं, जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं, तो एक तो आपका गुजरात आता है, दूसरा राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख। ये दोस्तों जो है इनकी सीमाएं जो हैं
पाकिस्तान से दोस्तों लगना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये 5 राज्य हैं, इनके नाम याद रख लो। कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है या नहीं लगती है। तो इसलिए आपको ये पांचों राज्यों के नाम पता होने चाहिए: गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ तक कि दोस्तों कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में निम्नलिखित रिक्त स्थान द्वीप देश शामिल हैं। यानी कि समुद्र पार भारत के जो दक्षिणी पड़ोसियों में से कितने द्वीप शामिल हैं। तो आप कहेंगे सर उसमें 2 द्वीप शामिल हैं, क्योंकि द्वीप किसको बोलते हैं? द्वीप इसको बोलते हैं जो समुद्र के किनारे स्थित होता है, चाहे वो कोई देश स्थित हो या फिर कोई समूह या कोई आपका टापू स्थित है, तो उसको हम द्वीप बोलते हैं। जैसे आपका एक तो मालद्वीप है और दूसरा आपका श्रीलंका है, क्योंकि श्रीलंका भी आपका ये समुद्र के किनारे ही बसा हुआ है और मालद्वीप भी है। तो ये आपके दक्षिणी देश में स्थित हैं, दक्षिणी मतलब पड़ोसी देश में आते हैं। और ये आपके 2 द्वीप शामिल हैं, मालद्वीप और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होती है, तो वो कौन सी खाड़ी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मन्नार की खाड़ी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपका लेटेस्ट 24 फरवरी 2024 को एसएससी जीडी ने एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। आपके सामने जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए श्रीलंका भारत और पाक श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य के बीच की बात, तो वहां पर आपको मन्नार की खाड़ी ही बताना है। नेक्स्ट, आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी तथा दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। अब यदि क्वेश्चन पूछा जाए बताइए कि उत्तर में पाकिस्तान की खाड़ी में आदम ब्रिज और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। भारत अपनी लगभग रिक्त स्थान भूमि सीमा अफगानिस्तान के साझा करता है। जैसे कि भी अभी हमने आपको बताया कि जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, ठीक वैसे ही भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। तो कौन सी रेखा कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर इसको डूरंड रेखा कहा जाता है। तो यहाँ से डूरंड रेखा की भाई लंबाई आपसे पूछी है। जैसे आपने पाकिस्तान की रेखा बताई थी, वैसे ही आपको डूरंड रेखा की लंबाई पूछी है। तो ये है आपकी 106 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 106 किलोमीटर है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको डूरंड रेखा कहा जाता है। और डूरंड रेखा भारत के केंद्र शासित प्रदेश केवल एक ही है जिसका नाम है लद्दाख, ये उसी के साथ सीमा साझा करती है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। और यदि भारत और चाइना के बीच की रेखा को पूछा जाए तो उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट, आगे चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का देश में कौन सा स्थान है। देखिएगा दोस्तों, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है कि भारत जो है इसका विश्व में कौन सा स्थान आता है। तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है क्षेत्रफल की। ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है। तो आप सभी जानते हैं कि 7वां स्थान होता है। लेटेस्ट एग्जाम 26 फरवरी जो है 2024 को जीडी में पूछा है। तो भाई भारत का कौन सा स्थान है? तो आप कहोगे सर भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, सभी को याद था। पॉइंट तो अब आपको याद करना है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यदि आपको ये पॉइंट्स याद है तो अच्छी बात, नहीं है तो इसका रिवीजन भी कर लेंगे। देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा यदि आपसे देश पूछा जाए तो वो है दोस्तों आपका रूस। कौन है? रूस। रूस दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। उसके बाद दोस्तों यानी कि पहले नंबर पर रूस है और दूसरे नंबर पर आता है आपका कनाडा, तीसरे नंबर पर आता है आपका यूएसए अमेरिका, चौथे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से चाइना है, पाँचवें पे ब्राज़ील, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद 7वें पर कौन आता है? और 7वें पे आ जाता है भारत, जो आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। 7वें पे कौन आता है? भारत। तो ये आपको 7 देशों के नाम याद रख लो। तो सबसे पहला पूछा जाए तो रूस हैगा, रूस हो जाएगा क्योंकि सबसे बड़ा है। और सबसे अंत में हो जाएगा 7वां स्थान, तो वो भारत का है। भारत के 9 राज्यों की तटीय सीमा है। कितने हैं दोस्तों? 9 राज्यों के साथ तटीय सीमा साझा करता है। सबसे लंबी तटीय सीमा तो है वो आपकी गुजरात राज्य की है। और सबसे उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य की जो तटीय सीमा है समुद्र की, वो सबसे लंबी है।
अब ये क्वेश्चन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना बिल्कुल तय है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइएगा कि सबसे लंबी तटीय सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है, तो वो गुजरात है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात के अलावा कौन सा राज्य है जो सबसे गुजरात के बाद की सबसे लंबी सीमा जो है साझा करता है, तो आपको आंध्र प्रदेश बताना है। तो ये दोनों राज्य याद रख लो, गुजरात और आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये दोनों आपके समुद्र तट पर बसे हुए राज्य हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है। भाई लंबी भूमि साझा करता है, ये भी आपका 26 फरवरी 2024 को आया था। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों बांग्लादेश। कौन सा है दोस्तों, तो बांग्लादेश हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश की जो सीमा है वो सर्वाधिक पश्चिम बंगाल से लगती है। जब सर्वाधिक पश्चिम बंगाल से लगती है तो इसका मतलब है तो इसी के साथ सबसे ज़्यादा अपनी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की मुद्रा, भाई आपका कोई भी एग्जाम हो, आपके एग्जाम में एक राजधानी और एक मुद्रा जरूर पूछी जाती है। तो बांग्लादेश की राजधानी मुद्रा क्या हो जाएगी, टका हो जाएगी। तो कौन सा हो जाएगा, टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगी। नेक्स्ट, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है। अब देखिएगा, जो भारत और श्रीलंका के जो मध्य का द्वीप है उसको कहते हैं कच्छ तीबू कहते हैं। क्या कहते हैं, कच्छ तीबू। लेटेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा गया, हो सकता है आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन को फिर से आपसे पूछा जाए, तो याद रख लेना इसको। तो कौन है, वो है कच्छ तीबू। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि आपके ये ब्रैकेट में पॉइंट दिए गए, तो यही तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आएंगे। तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पिदरू गला। क्या नाम है दोस्तों, पिदरू गला नाम इसका है। और श्रीलंका के अन्य नाम आते हैं जैसे रत्न द्वीप, सिंघल द्वीप और आपका तपोवन द्वीप। ये आपके द्वीप हैं जो श्रीलंका के अन्य नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान भारत का पड़ोसी देश है। सभी को पता है कि भूटान भारत का पड़ोसी देश है। और भारत के किस राज्य के साथ इसकी जो है सीमा भूटान से लगती है, तो वो है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल राज्य। पश्चिम बंगाल राज्य के साथ में जो भूटान की सीमा है ये आपकी लगती है। भारत और भूटान की जो मध्य की सीमा है, इसकी लंबाई की यदि बात की जाए तो वो है 699 किलोमीटर। और भूटान की सीमा 4 भारतीय राज्यों से लगती है। कितने भारतीय राज्यों से, 4 भारतीय राज्यों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अपनी सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। यह क्वेश्चन आपका 6 मार्च 2024 को एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन ये एग्जाम में आपके पूछा गया है। तो आप बताएंगे सर 7 राज्यों के साथ में, 7 राज्यों के साथ में अपनी भारत जो है यह सीमा साझा करता है। 7 राज्य हो जाएंगे, कौन कौन से, एक तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान है क्योंकि भूटान की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, और आपका म्यांमार। ये वो 7 राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमा भारत के साथ लगती है। तो याद रखिएगा भारत के साथ कितनी सीमाएं लगती हैं, तो आप कहेंगे सर 7 सीमाएं लगती हैं। भारत के साथ सबसे लंबी जो भूमि सीमा साझा करता है वो कौन करता है, तो आप बताएंगे बांग्लादेश। जस्ट अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा भारत के साथ लगती है। ये 7 मार्च 2024 को एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी आपको थोड़ी देर पहले इसका पॉइंट के बारे में मैंने बताया भी था। तो याद रखिएगा, मेरे द्वारा कही गई एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी आपके पास समय है एसएससी जीडी 2025 के लिए। तो तैयारी को अभी से आप करते रहिएगा, और कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। अब यहाँ पर बात हो रही समुद्री सीमा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जो द्वीप वाला क्वेश्चन था कि भारत में जो कौन से दक्षिणी द्वीप में स्थित है, तो दक्षिणी द्वीप में कितने राज्य स्थित हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 2 राज्य स्थित हैं। तो आपने देखा वो भी क्वेश्चन आपका फरवरी 2024 में आया, ये भी फरवरी 2024 में। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है, लेकिन जबकि आंसर दोनों के एक ही। उसमें आपके 2 सीमाएं राज्य साझा करती थी, मालदीव क्योंकि वो आपके समुद्र के किनारे द्वीप है, और श्रीलंका। तो वही क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इन्होंने घुमा के पूछा है, बट आपका लॉजिक, आपका क्वेश्चन का आंसर वही है। तो वो कौन सी सीमाएं साझा करता है, 2 है, मालदीव और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है। अब यहाँ से पूछा भारत के उत्तर और पश्चिम में। उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होती है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा। तो ऊपर होता है उत्तर, ये पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम कहा जाता है। तो वो है आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान कहाँ पर है, ये आपके पश्चिम में स्थित है। तो पश्चिम में स्थित है, तो भाई ये अफगानिस्तान आपका जस्ट उसी से सटा हुआ है।
तो ये आपके उत्तरी पश्चिमी में सीमा साझा करता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। भारत तथा पाकिस्तान की जो बीच की सीमा है, इसको अभी जस्ट मैंने बताया था, क्या नाम था, रेड क्लिफ रेखा था। क्या नाम था दोस्तों, रेड क्लिफ। इसकी मैंने आपको लंबाई भी बताई थी थोड़ी देर पहले, याद हो तो बताइएगा। तो कितनी थी, 3323 किलोमीटर। मैं दोबारा से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको माइंड में चीज़ें बार बार वही आती रहें, तो आपको आधे से ज़्यादा पॉइंट्स आपको वीडियो में ही याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण 1947 में रेड क्लिफ पंचाट के द्वारा किया गया था। ये जो रेड क्लिफ पंचाट थे, इन्हीं ने ही इसका जो सीमा का निर्धारण किया था, और इन्हीं के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम रखा गया रेड क्लिफ। ठीक है, तो ये रेड क्लिफ जो रेखा है, ये रेड क्लिफ पंचाट नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये भारत और पाकिस्तान की सीमा का 1947 में आज़ाद जब देश हुआ था, तो उसी समय इसकी सीमा का निर्धारण किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, लंबाई इसकी कितनी है, 3323 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते हैं। जैसे कि भाई भारत के पड़ोसी देश का जो हिस्सा हुआ करते हैं, यानी कि जहाँ पर भारत की जो आप कह सकते हैं एक तरीके से ज़मीन है जो कि वहाँ पर स्थित है, लेकिन अब वो किसी कारणवश बंटवारे में अलग अलग हो गई है और वहाँ पर अलग अलग देश बन गए हैं। जैसे भाई पहले भारत जो है, पहले जो पाकिस्तान हुआ करता था वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। जब मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में जब समझौता वगैरह हुआ, तब ये भारत अलग और पाकिस्तान अलग हो गया। लेकिन जो पाकिस्तान, जो ये आपका जो देश है, आज की डेट में ज़रूर अलग हो गया, लेकिन ये पहले भारत का ही हिस्सा था। और बांग्लादेश की बात करें तो भाई बांग्लादेश भी अपने भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था। तो वही आपसे पूछा है कि कौन सा पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे, यही तो हमसे पूछा है। तो लेटेस्ट एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों देश ऐसे हैं, जबकि ये भारत के ही देश हैं। किसके हैं, भारत के ही है, लेकिन अब ये अलग अलग हो गए हैं। तो ये आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दो कैसे देश हैं जो पहले भारत का हिस्सा हुआ करते थे। बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट दिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले देश, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उनमें से कौन कौन से देश आते हैं। जैसे आपका अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और आपका बांग्लादेश। ये राज्य जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। यहाँ तक की बात तुम दोस्तों आपको समझ में आ चुकी होगी। तो आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की लंबाई, भूमि सीमा और द्वीप प्रदेश सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। तो कितनी हो जाएगी, तो ये आपकी 15,106.7 किलोमीटर, लगभग हम बोल दें तो 15,200 किलोमीटर भी हम लगभग कह सकते हैं। ठीक है, लगभग 15,200। तो कुछ ज़रूरत में 15,200 किलोमीटर भी इसको हम कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको ऑप्शन में, ये पॉइंट में यही ऑप्शन दिया जाए। ठीक है, ऑप्शन में लगभग आपको 15,200 भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपको अप्रॉक्स वही को 15,200 दिया जाए तो उसी को आपको टिक कर देना है। भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन आपका यही क्वेश्चन 1 से 2 बार आपका 24 में ही एग्जाम में पूछ लिया एसएससी जीडी ने। जस्ट अभी बताया कि 7 देशों के साथ भारत की जो सीमाएं हैं वो साझा करती हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल और म्यांमार। ये आपके वो राज्य हैं जिसके साथ, देश हैं जिसके साथ भारत की सीमाएं लगती हैं। तो कितने राज्य हैं, तो आप कहोगे सर 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। जब चीज़ें आपके सामने बार बार सामने रिपीट होती आएंगी, तो आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा याद होती चली जाएंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है, यानी कि बिल्कुल खुली सीमा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो है आपका नेपाल। चाइना में आप इतनी आसानी से नहीं जा सकते हो, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परमिशन, हालांकि किसी भी देश में जाते हैं तो परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन जो खुली सीमा है वो आपकी नेपाल की है। बट कि चाइना, म्यांमार और पाकिस्तान के बीच की तो हो ही नहीं सकती, पाकिस्तान चाइना तो हो ही नहीं सकती है भाई। तो आपका कौन है भाई, नेपाल हो जाएगा। भारत के साथ जो नेपाल की जो सीमा है वो लगभग 1751 किलोमीटर की सीमा जो है साझा करता है। नेपाल से बिहार की जो सीमा है सर्वाधिक ज़्यादा लगती है, क्योंकि जो बिहार राज्य है उसके जस्ट बाद आपका नेपाल बॉर्डर वगैरह आ जाता है। तो नेपाल बॉर्डर की जो सीमा है वो बिहार वाले राज्य से सबसे ज़्यादा लगती है। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है। भाई हम लोग बचपन से जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पढ़ते आए थे कि जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है, तो हम क्या कहते थे, मेघालय में होती है। तो मेघालय में भाई आपका एक शहर है जिसका नाम है
मौसिन राम भी कहीं कहीं पर लिख के आता है और कहीं कहीं पर मानस राम भी लिख कर आता है। ठीक है, जो भी आपका लिख के आ जाए, कहीं पर मासिन राम और कहीं पर मानस राम भी लिख कर आता है एग्ज़ाम में, तो ये आपके दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका मासिन राम है जो कि आपका मेघालय में स्थित है। मेघालय में दोस्तों आपकी कुछ आपके पठार हैं और आपकी जनजातियां भी हैं, जैसे गारो, खासी, जयंतिया बहुत पूछी जाती है। तो गारो, खासी, जयंतिया ये और मेकर ये पहाड़ियाँ स्थित हैं, और गारो, खासी, जयंतिया ये आपकी जनजातियाँ भी आपके मेघालय में निवास करती हैं। मासिन राम तथा चेरापूंजी, चेरापूंजी में भी सबसे आज ज़्यादा वर्षा होती है। खासी पहाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन आपको सबसे आसान सा क्वेश्चन आपको पूछा था एसएससी जीडी ने 2023 में। अब भाई गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री कहाँ से निकलती है? तो ये भैया आपके उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य कब स्थापना हुई इसकी? तो आप कहोगे सर सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। गंगा नदी का उद्गम जो है ये आपके उत्तरकाशी जिले में गोमुख हिमनद यानी कि गोमुख नदी के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। गंगा की यदि आपसे सबसे बड़ी सहायक नदी पूछी जाए तो वो है यमुना नदी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं इनको सभी को याद रख लेना। ठीक है, तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना नदी है, जो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से? यमुनोत्री हिमनद से। गंगा नदी की आपको बात की जाए तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी में मानी जाती है, और भारत की सबसे पवित्र नदी भी गंगा नदी को कहा जाता है। लेकिन गंगा नदी को भाई विदेशों में किसी अन्य नाम से जानते हैं, जैसे कि आपका बांग्लादेश। गंगा नदी को बांग्लादेश में लोग पद्मा नदी के नाम से कहते हैं। उसी प्रकार से जो ब्रह्मपुत्र नदी अपने भारत में कहते हैं, तो वो लोग वहाँ पर अब ब्रह्मपुत्र जमुना से मिलने के बाद उसे मेघना नदी, मेघना के नाम से उसे जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो प्रयागराज से हल्दिया तक है, ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो ये गंगा नदी पर स्थित है। आप कहेंगे क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार से पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया तक यह किस नदी पर स्थित है? तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, गंगा नदी पर स्थित है। तो यही आपको आंसर बता देना है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पॉइंट आपका भी और दिया गया है, इसको भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो भी आपके ब्रैकेट में दिए गए हैं। यहाँ पे दोस्तों पॉइंट दिया गया है कि 2008 में, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो, बाकी पीडीएफ तो मैंने आपको प्रोवाइड करवा ही दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो जाके वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी, भाई आप सभी जानते हो राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है गंगा नदी को, और 2017 में यमुना नदी के साथ जीवित मानव का दर्जा मिला है। गंगा नदी की लंबाई, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, देखिए गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं आपको याद रखनी है। तो भाई अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि गंगा की जो सहायक नदी है वो है यमुना। यमुना तो सहायक नदी है लेकिन ये सबसे बड़ी सहायक नदी में आती है, तो जब तभी तो इसको ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा गया है कि गंगा की जो सहायक नदी है वो यमुना है, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा भी गंगा की कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, तो वो है आपकी गोमती, रामगंगा, घाघरा, गंडक, बागमती, महानंदा, कोसी और सोन नदी, ये सभी गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। लेकिन मोस्टली एग्जाम में सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम पूछा जाता है, तो आपको यमुना बता देना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतः स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग कितने किलोमीटर लंबा है? तो भाई ये अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग जो है ये आपका 14,500 किलोमीटर लंबा है। कितना हो जाएगा? 14,500। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? भाई देखिएगा, एक समुद्री मील, भाई जो आपके यहाँ समुद्री जहाज वगैरह होते हैं, तो यदि समुद्री में आपसे मील पूछा जाए कि एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो 1.824 किलोमीटर, जब लगभग 1800 किलोमीटर का एक मील समुद्री मील में काउंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको। तो आपको बता देना 111, 111 राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या है। भारत की समुद्री सीमा 12 समुद्री मील यानी कि 21.9 किलोमीटर लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थिति
कितने अक्षांश है। तो भाई ये आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो मैंने यहाँ से ब्रैकेट में क्लोज किया है। ये भूगोल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशल यूपी पुलिस, साथ ही साथ एसएससी जीडी के लिए भी। भारत की स्थिति यदि आपसे पूछी जाए उत्तरी अक्षांश से, तो 8 डिग्री 4 मिनट, ये आपका जो साइन होता है ये मिनट का होता है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, तथा 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और इसका 97 डिग्री 95 मिनट ये आपके पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। इसको जरूर नोट कर लेना अपनी कॉपी में और इसको याद रख लेना, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, विशाखापत्तनम रिक्त स्थान, स्थल रुद्र और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। क्योंकि विशाखापट्टनम आप सभी को पता होगा आंध्र प्रदेश में आपका पड़ता आता है, और ये आपका समुद्र तट के स्थित किनारे स्थित है अरब सागर के साथ में, और ये सबसे संरक्षित बंदरगाह माना जाता है। तो ये विशाखापट्टनम जो है ये आपका सबसे गहरा और स्थल रुद्र और सबसे संरक्षित बंदरगाह माना जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तो ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट साबित होगा, और इसको गलत मत करना। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको मुंबई बंदरगाह का नाम बता देना है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट भी है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कैसा है? ज्वारीय बंदरगाह है, बट कांडला बंदरगाह का एक नया नाम रख दिया गया जिसका नाम है पंडित दीनदयाल पोर्ट। अब पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह। पोर्ट जहाँ पर आपके जहाँ पर जहाज वगैरह ठहरते हैं उसको, यानी जहाजी बेड़ा जिसको कहते हैं, उसको बंदरगाह कहा जाता है, जहाँ पर जहाज रुकते हैं। तो कांडला बंदरगाह का नया नाम जो है अपडेटेड करके पंडित दीनदयाल पोर्ट रख दिया गया है। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावना है। क्वेश्चन बन सकता है कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है, तो पंडित दीनदयाल पोर्ट आपको बता देना है। अगला पॉइंट दिया है कि स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन था, तो वो था कांडला। हमारा देश जो आज़ाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो ये देश आज़ाद के बाद विकसित किया गया पहला कांडला बंदरगाह था। भारत के पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह जिसमें से आपका कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह तो ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह में आता है, नहावा शेवा, पत्तन, मोरमुगाओ, न्यू मंगलौर और कोचीन, ये आपके पश्चिमी तट के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों के नाम हैं। पूर्वी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह जैसे आपका तूतीकोरिन, अब तूतीकोरिन ये आपके पूर्वी तट में आता है। चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम ये भी आपके पूर्वी तट में आता है। पारादीप है, हल्दिया है और पोर्ट ब्लेयर, ये सभी आपके पूर्वी तट में आते हैं। पारादीप गहरा और लैगून सदृश बंदरगाह माना जाता है। कोलकाता हल्दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से इसे नया प्रमुख बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पूछा है कि एक श्रेणी नहीं है, हमसे पूछा है दोस्तों जो श्रेणी नहीं है, तो वो कौन सी श्रेणी नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा, तो वो है आपकी फुट गेज। कौन सी है दोस्तों? फुट गेज है, ये आपकी भारतीय रेलवे ट्रैक की श्रेणी नहीं है। मतलब कि श्रेणी का मतलब है आपका जो आपकी जो रेलवे लाइन की जो पटरियां होती हैं उसको हम किस पैमाने में मापते हैं, तो ये फुट में तो होती नहीं है, वो आपकी एक ब्रॉड गेज होती है चौड़ाई में, और मीटर गेज लंबाई में, और नैरो गेज यानी कि जिसमें सकरापन होता है। फुट गेज से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सबसे अलग हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिएगा आगे चलते हैं। अभी यहाँ से और भी बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस आपके आरपीएफ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि एसएससी जीडी में तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ भी आपके और भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। जैसे रेल गेज को भाई कितने भागों में बांटा गया है, तो भाई रेल गेज जो है इसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से आपका एक तो आता है ब्रॉड गेज, दूसरा आता है मीटर गेज, तीसरा नैरो गेज और चौथा है आपका स्टैंडर्ड गेज। अब बात करते हैं तो एक ब्रॉड गेज बराबर कितना होता है, तो एक ब्रॉड गेज बराबर 1.676 होता है। मीटर गेज यानी कि 1 मीटर की बात हो रही है। नैरो गेज जो होता है वो आपका 0.610 मीटर से 0.762 मीटर होता है। स्टैंडर्ड गेज जो होता है वो आपका 1.435 मीटर होता है। देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी होती है तो वो है आपकी मालगाड़ी होती है, जिसका नाम है सुपर वासुकी है। क्या नाम है? सुपर वासुकी। आपने देखा होगा कि जो रेलगाड़ियाँ होती हैं, चाहे तो वो आपकी सवारी वाली रेलगाड़ी हो या मालगाड़ी, तो उनमें से आप लोग कभी भी एक अंतर देखना कि जो मालगाड़ी होती है वो सबसे लंबी गाड़ी बनाई जाती है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, भाई ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, तो वो है दोस्तों विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक इसने सफ़र किया था। तो ये सबसे
लंबी दूरी तय करने वाली आपकी ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल ये आपका जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज है। ये आपका सबसे ऊंचा रेलवे पुल स्थित है, जो कि पुल बना हुआ है जम्मू कश्मीर में। चिनाब ब्रिज की ऊंचाई की यदि बात की जाए तो इसकी जो ऊंचाई है वो नदी तल से 359 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कितना है? नदी के तल से 359 मीटर। भारतीय रेलवे के कितने मंडल हैं? तो आप सभी को पता है भारतीय रेलवे में 18 मंडल हैं। कर्नाटक का हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। देखिएगा, इसमें काफ़ी लोगों के डाउट्स थे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन अब आपका कैसा हो गया है? अपडेटेड। अभी तक हमने एक क्वेश्चन पढ़े थे कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो वो आपको पता था, वो है आपका गोरखपुर का। लेकिन जब ये गोरखपुर का आपका जब ये प्लेटफॉर्म सबसे लंबा था, लेकिन उसके बाद ये आपका जो कर्नाटक का जो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है, इसका निर्माण उस समय चल रहा था। तो उसे कहा जाता था कि आगे चल के ये गोरखपुर से बड़ा भी हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म हो जाएगा। तो अब उसका निर्माण कंप्लीट लगभग हो चुका है। अब ये भाई गोरखपुर से भी बड़ा इसका जो प्लेटफॉर्म है वो बन गया है। तो भाई अब गोरखपुर का तो नाम तो आएगा नहीं, क्योंकि अब ये गोरखपुर से भी बड़ा है। तो भाई दुनिया का जो अब सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया है, तो वो है आपका हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। ये तो भाई प्लेटफॉर्म का नाम है हुबली। यदि पूछा जाए कहाँ पर है, तो कर्नाटक बताना है, ठीक है। और गोरखपुर तो आपका यूपी में था। तो आज से पहले आपको अब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए तो ऑप्शन में हो सकता है गोरखपुर दिया जाए, और काफ़ी बच्चे हैं वो जल्दबाजी में गोरखपुर ही लगाएंगे। लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। यदि क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको ऑप्शन में कर्नाटक देता है, तो आप गोरखपुर चुनाव बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको अपडेटेड करके कर्नाटक ही लगाना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि इसमें गलतियां होती हैं अक्सर, क्योंकि अपडेटेड नाम है, किसी को पता है किसी को नहीं है। रेलवे बोर्ड की स्थापना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। अब ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ एग्जाम में पूछे जाने की 100% आपकी संभावना है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। तो याद रखना, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके भी आप लोग रख सकते हो। आगे चलते हैं। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया? जो सीमेंट संयंत्र होता है, जिससे सीमेंट का आविष्कार किया जाता है, सीमेंट बनाई जाती है, उसका जो संयंत्र है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये आपका 1904 ईस्वी में प्रतिस्थापित किया गया था। सीमेंट का आविष्कार तो बहुत पहले हो गया था, लगभग 1824 ईस्वी में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था। भारत का जो पहला सीमेंट संयंत्र लगाने का जो प्रयास किया गया वो 1904 ईस्वी में चेन्नई में किया गया था। परंतु यह दोस्तों पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया था। ये कैसा हो गया था? असफल हो रहा। पहला सफल संयंत्र जो हुआ था। लेकिन अब यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आपके दो क्वेश्चन हो सकते हैं कन्फ्यूजन वाले। जैसे कि क्वेश्चन हो सकता है कि बताइएगा कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ पर लगाया गया, तो और कब लगाया गया। तो यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको चेन्नई बताना है 1904। लेकिन ये असफल नहीं हुआ, ये सॉरी सफल नहीं हुआ। कैसा रहा? असफल रहा। यदि पूछा जाए कि बताइए कि कौन सा भारत का पहला सफल संयंत्र जो आपका सीमेंट संयंत्र है, ये कहाँ पर लगाया गया, तो आपको पोरबंदर बताना है। पोरबंदर कहाँ पर पड़ता है? तो आप कहेंगे सर गुजरात में पड़ता है। कब लगाया गया? 1914 में, ठीक है। सफल वाला पूछा जाए तो 1914 बताना है, असफल बताना है तो 1904 बताना है, ठीक है। दोनों में याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लो और ये दोनों पॉइंट बना के नोट कर लेना कॉपी में। अगला क्वेश्चन है, केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? देखिएगा, केरल का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है इसका नाम है अथिरापिल्ली जलप्रपात। भाई केरल आपका किस में चला जाता है? दक्षिण भारत में चला जाता है। तो एक ऐसा नाम देखो जो आपके दक्षिण भारत से संबंधित हो, तो वो कौन सा है? अथिरापल्ली जलप्रपात। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है आपका कुंचिकल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। और आपका उसके बाद आता है वराही नदी, ये आपका कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद पूछा है कि जोग या गरसोप्पा इसी को कहते हैं, और इसी को भाई अब महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी ऊंचाई 253 मीटर है, जो कि शरावती नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर बनने वाला जलप्रपात कौन सा है? तो धुआंधार जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात और आपके कपिल धारा जलप्रपात। ये दुग्ध धारा, कपिल धारा और धुआंधार वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपके जलप्रपात दिए हैं और आपकी नदियाँ हैं और उनके राज्य यानी कि कहाँ पर स्थित है। जैसे आपका चूलिया जलप्रपात है, ये आपका चंबल नदी पर स्थित है और राजस्थान में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात आपका इंद्रावती नदी पर स्थित है, बट ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट दिया है दूध सागर जलप्रपात।
यह सबसे इम्पोर्टेंट होगा आप सभी के एग्जाम के लिए, क्योंकि दूध सागर जो जलप्रपात है ये आपका मांडवी नदी पर है जो कि गोवा में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर है और ये आपका कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 24। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई है? तो आप बताएंगे सर कि पश्चिम बंगाल में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जूट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है? तो जूट उत्पादन के लिए भारत का विश्व में पहला स्थान है और निर्यातक में दोस्तों दूसरा स्थान आता है। भारत में पहली जूट मिल जो है वो आपकी 1855 में रिसरा कोलकाता के निकट स्थापित की गई थी और जूट के उत्पादन में पहला तथा दूसरा स्थान क्रमशः पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य को जाता है, जिसमें से पहला स्थान पश्चिम बंगाल और दूसरा स्थान बिहार राज्य को दिया जाता है। भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक कितने दिनों के बीच होती है? तो लगभग 100 से लेकर आपका कितना 120 यानी कि 100 से 120 दिन तक इसमें मानसून की अवधि रहती है, जिसमें आपके मौसम में कभी धूप तो कभी छाँव कभी बारिश, इस प्रकार की संभावनाएं आपको देखने को मिलती है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम आपको देखने को मिल रही है। लगभग जून से लेकर सितंबर तक ऐसा ही मौसम रहता है। आगे दिया है मानसूनी पवनें सर्वप्रथम केरल राज्य के तट से टकराती हैं और वर्षा ऋतु का जो समय काल है यानी कि जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो आषाढ़ के महीनों में होती है, सावन वगैरह में। तो ये आपके 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक ये इसका समय जो है निर्धारित है। और तमिलनाडु से अधिकतम वर्षा जो है वो आपके उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। भारतीय मानसून को दक्षिण पश्चिम का मानसून भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ गया। क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि बताइएगा भारतीय मानसून को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहा जाता है। भारत की जलवायु कैसी है? तो भाई भारत की जलवायु मौसमी जलवायु है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट बना के लिख लेना है। भारत की जलवायु कैसी है? ये एक मौसमी जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? नहीं है पूछा है तो वो है आपकी सांबर झील, जो कि कहाँ पर है? ये सांबर झील आपके राजस्थान में स्थित है। लोकटक झील जो है भाई यह बात करें तो ये आपके मणिपुर में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि लोकटक झील कहाँ पर स्थित है, ऐसा ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, तो वो आपका मणिपुर में है। और यहाँ विश्व का सबसे एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है जिसका नाम है केवुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये भी आपका कहाँ पर है? तो आप कहोगे ये मणिपुर में स्थित है। तो केवुल लामजाओ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लगा लेना। केवुल लामजाओ कैसा है? तैरता हुआ एकमात्र आपका राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर में स्थित है। वेम्बनाड झील आपके केरल में स्थित है। इसकी लंबाई भारत की सबसे लंबी झील है। इसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर लंबाई इसकी ज्ञात की गई है। श्रीहरिकोटा कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। तो वहाँ पर पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है और इसी द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी अवस्थित है। बुलर झील आपका ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कभी कभी एग्जामिनर बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि बुलर झील किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर बता देनी है। और भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील भी आपकी बुलर झील हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को सबसे ज़्यादा प्रभावित भी करती है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन आपके सामने है। मकर रेखा है, भूमध्य रेखा है, अंटार्कटिका वृत्त है या कर्क रेखा है? तो वो है दोस्तों आपकी कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर डी। कर्क रेखा जो है ये आपके 23 डिग्री से 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में और भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप कहोगे सर ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य बताने हैं। कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा ये एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। भारत के सुदूर पूर्वी तथा सुदूर पश्चिमी भागों में लगभग कितने घंटे का अंतराल होता है? तो लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाएं, आप सभी जानते हो कि जो आंधी है, तूफान है, ये कब आते हैं? गर्मियों के मौसम में आते हैं। तो ये गरज वाली है, मूसलाधार बारिशें भी हमारी गर्मियों में सबसे ज़्यादा होती हैं और कभी कभी ओले भी पड़ते हैं जिसको हिमवृष्टि भी कहते हैं, ओलावृष्टि कहते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऐसे तूफानों को भी काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। लू क्या होती है? जो गर्म हवाएं होती हैं, क्या होती हैं?
गर्म हवाएं, तो गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल तथा असम जैसे राज्यों में तेज आर्द्र हवाएं चलती हैं, जिनमें गरज के साथ कभी कभी वर्षा भी होती है। इन हवाओं के नाम हैं जैसे कि पूर्वी भारत में से नॉर्वेस्टर कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है, कर्नाटक में से चेरी ब्लॉसम और कॉफी वर्षा कहते हैं, केरल में इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं और अलग अलग नामों से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट, उत्तरी भारत में शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। भाई देखिए, भारत के जो शुष्क भाग होते हैं, लू यानी कि गर्म हवाएं, तो कब चलती हैं? गर्मियों में चलती हैं। शीतकालीन वर्षा को भारत का स्थानीय तौर पर महावट के नाम से जाना जाता है। शीतकालीन यानी कि जो हमारी सर्दियों वाला जो मौसम होता है, सर्द ऋतु होती है, यदि उसमें जब वर्षा हो जाती है तो उसको महावट कहा जाता है। जब कभी कभी तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली के साथ अचानक से लगातार बारिश होने लगे तो उस वर्षा ऋतु का प्रस्फोट कहा जाता है। यानी कि जैसे आप आसमान में आप देखते हो कि काफ़ी तेज गड़गड़ाहट होती है और बिजली चमकती है और अचानक से एकदम से बारिश होने लगे तो उसको क्या कहते हैं? वर्षा ऋतु का प्रस्फोट कहते हैं। याद रखना, ये नाम है, इसको बस याद रखो। और उम्मीद करते हैं आपको जो मैंने पॉइंट बताए ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि भाई बेसिक से पॉइंट है ये आपको समझ में आ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं। अगला पॉइंट है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन से तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? मतलब तिलहन वाली फसल है जिसमें से हमें तिल प्राप्त होता है, तो वो आपके रबी फसल और खरीफ फसल दोनों में उगा सकते हैं। तो वो है आपके अरंडी के बीज। किसके हैं दोस्तों? अरंडी के जो बीज होते हैं ये आपके रबी की फसलों के टाइम और खरीफ की फसलों के टाइम इसको उगा सकते हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलों के वर्गीकरण, जैसे कि भी रबी की जो फसल होती है, रबी की फसल यानी कि गेहूं की फसल, ये आपके अक्टूबर से नवंबर में तो बोई जाती है और मार्च से अप्रैल में आपकी गेहूं की कटाई भी स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपका गेहूं हुआ, जौ है, सरसों है, मटर है, राई है और अलसी, ये सभी आपकी रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलें जो होती हैं जैसे आपके जून जुलाई में बोई जाती हैं। जैसे आपका धान वगैरह लगना स्टार्ट हो गए हैं तो जुलाई का सीज़न चल रहा है, तो आपकी खरीफ की जो फसलें हैं इनकी बुवाई स्टार्ट है और ये सितंबर से अक्टूबर तक में ये आपकी काट ली जाएंगी। सितंबर से अक्टूबर तक में ये इनकी कटाई हो जाती है। जैसे आपके गन्ना है और आपके तिलहन है, धान है, ज्वार है, बाजरा की भी बुवाई स्टार्ट हो गई है, मक्का है, अरहर है, कपास है, सोयाबीन है और आपका तिल। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी आपकी खरीफ की फसलें हैं और इनका जो सीजन है अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है बुवाई का। अब बात करते हैं जायद की। जायद की फसलें जो होती हैं ये आपके मार्च से अप्रैल में बोई जाती हैं और इन्हें जो सीज़न आता है आपका जून जुलाई वाला, ये आपकी कट जाती हैं। तो अभी आपका जून जुलाई है, लगभग इसका जो जायद की जो फसलों का समय लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, क्योंकि ककड़ी, खीरा, तरबूज और ये करेला वगैरह हैं, ये आपके सीज़न लगभग आउट होने वाले हैं, क्योंकि इनकी सारी जो फसलों की कटाई है वो हो चुकी है। तो भाई इनका जो सीज़न रहता है वो मार्च से अप्रैल में बो दिया जाता है और जून से जुलाई तक में पूरी तरीके से काट ली जाती हैं। अंतिम क्वेश्चन है आज का और इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है? इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इसको एग्जाम में मैंने देखा है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन सेम इसी तरीके से पूछा भी गया है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो वो है आपकी नर्मदा नदी। याद रखिएगा, नर्मदा नदी जो है ये आपके अरब सागर में जाकर गिरती है। लेकिन ये निकलती कहाँ से, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, इसको ब्रैकेट में आप लोग क्लोज कर लीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना ताकि आप लोग इसको याद रख सको। नर्मदा नदी जो है ये आपके अमरकंटक की पहाड़ी से तो निकलती है, गिरती कहाँ है? अरब सागर में। और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ आपकी नर्मदा नदी है, ताप्ती है, साबरमती है, शरावती है, मांडवी है, पेरियार नदी आपकी केरल में स्थित है और ये आपकी पंबा नदी, ये सभी आपकी अरब सागर में गिरती हैं। लेकिन नर्मदा बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ताप्ती भी पूछी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी निकलती कहाँ से, तो ये अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। माही नदी, तापी और नर्मदा, मांडवी नदियाँ ये ज्वारनदमुख ये एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एस्चुरी वाला। यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि कौन सी नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं या कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती। एस्चुरी को मतलब होता है ज्वारनदमुख, इसको भाई हिंदी में कहा जाता है। तो भाई ताप्ती नदी जो है, तापी नदी जो है ये आपकी बनाती है एस्चुरी, नर्मदा नदी भी एस्चुरी बनाती है। तो नर्मदा और तापी ये आपको याद रखना है। माही नदी भी पूछी जाती है, ये एस्चुरी बनाती हैं। क्लियर, चलिएगा। और इसके बाद दोस्तों आता है क्वेश्चन नंबर 31। तो आज के जो सेशन था दोस्तों हमारा लगभग 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं
और यहाँ तक की क्लास को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब बाकी के जो शेष क्वेश्चंस बचे हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो आज की क्लास को हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं। और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य रहता है भाई आप लोगों के लिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को सेंड करना, आपका रिवीजन कराना और आपकी तैयारी को एक बेहतर तरीके से बनाए रखना। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको बीच में कहा भी नहीं कि आप वीडियो को लाइक करिएगा, मैंने एक बार ही आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था, इसके बाद हमने सीधे से अपने सेशन को कंप्लीट किया। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, बातें समझ में आई होंगी, कुछ ना कुछ तो आपको वीडियो में याद तो हुआ ही होगा। क्योंकि भाई बुक का सॉल्यूशन कराने का मतलब ये नहीं होता है कि भाई मैं बुक तो पढ़ रहा हूँ और बस आप लोग सुन रहे हो। भाई सुनता बात एक अलग होती है और समझना एक अलग होती है। तो भाई चीज़ों को सुनते भी जाओ और समझते भी जाओ। लेकिन यदि आपको मैंने इस बुक में यदि मैंने आज के 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन पढ़ाए, लेकिन अपने आप में तो मैंने आपको 100% पढ़ाया है, लेकिन आपको 100% में से लगभग 60% तो ऐसा है जो आपको वीडियो में देखते ही देखते ये चीज़ें आपको याद भी हो गई होंगी। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो आप लोग इसको ज़रूर कर पाएंगे, ऐसी मैं 100% आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। और यदि आप लोगों को यदि अभी वीडियो के लास्ट में 60% तक तो आपको कवर हो गया आज के इस वीडियो में, लेकिन यदि आप इन चीज़ों को दोबारा से देख लेते हो तो भाई आपकी 100% ही आपको चीज़ें कवर हो जाएंगी। समझ गए ना? क्योंकि भाई जीएस जो होती है रटने से कभी भी ये नहीं आएगी, ये आपको चीज़ों को समझनी पड़ेगी, ठीक है। समझो सुनो, ना समझ में आई दोबारा से समझो, याद कर लो, तब तो हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो आपको लगभग 60% चीज़ें तो आपको आज के इस वीडियो में मैंने याद तो करवा ही दी हैं। और बाकी का आप इनका दोबारा से भी रिवीजन करते रहना, ठीक है। और यदि आप लोगों ने हमारी पिछली क्लासों को नहीं देखा तो पिछली क्लास से सारी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट दी गई, तो प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को बारी बारी से देखते चलो। और जो क्लासें आपने देख ली हैं जीके और जीएस की मैं स्पेशल बात कर रहा हूं, तो उनका समय समय पर रिवीजन भी करते रहो, नहीं तो भाई एग्जाम आते आते आप लोग उन चीज़ों को भूल जाओगे, ठीक है। तो इसलिए बीच बीच में जो आपने क्लासें देख ली हैं, जैसे हिस्ट्री की आपको मैंने कंप्लीट करा दी, यदि आपने हिस्ट्री की सारी क्लासें देख ली हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उनका समय समय पर रिवीजन भी करते रहो, ठीक है। वीडियो बाई वीडियो उनको देखते रहो, दोगुनी स्पीड में देखो, जल्दी जल्दी से आप लोग उनको कवर करते जाओगे, रिवीजन भी अच्छे तरीके से होता जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और कल फिर मिलेंगे आप सभी को इसी समय रात को 8 बजे, और 10 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, तो 10 बजे रीजनिंग की क्लास में भी आप लोग जरूर जुड़ा करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो 30 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो कल की क्लास में 31 से लेकर लगभग 60 तक के क्वेश्चन हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप लोग डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।